नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम सीटेट के अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अधिगम और शिक्षण की मूल प्रक्रिया क्या है? अधिगम और शिक्षण किस तरीके से होता है, ठीक है ना। प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखें, शिक्षण एवं अधिगम दोनों कार्य ना हो के प्रक्रियाएं। प्रक्रिया इसलिए, प्रोसेस इसलिए है क्योंकि कार्य में सिर्फ एक व्यक्ति क्या होता है, संलग्न होता है। जब एक से ज़्यादा व्यक्ति संलग्न हो जाते हैं किसी कार्य को कंप्लीट करने में तो उसे क्या कहा जाता है, प्रक्रिया कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है, तथा जिसके चरण होते हैं। अब अगला चलते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं शिक्षण की प्रक्रिया को, कि शिक्षण की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले हम जाने शिक्षण की प्रक्रिया। शिक्षण की प्रक्रिया और शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो इस तरह से होती है। सबसे पहले शिक्षण में क्या निर्माण होता है, उद्देश्यों का निर्माण होता है। उद्देश्यों का निर्माण। जब भी कोई शिक्षक अपने बच्चों को शिक्षण कराता है तो उसके लिए उद्देश्य बनाता है, और दो प्रकार के उद्देश्य बनाता है। एक बनाता है सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, और एक विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य किससे होते हैं, जो पाठ को पढ़ा रहा है या जिस चीज को पढ़ा रहा है उससे संबंधित होगी विशिष्ट उद्देश्य। और सामान्य उद्देश्य उसकी भाषा से तथा अन्य कौशलों से भी संबंधित हो सकता है। अगला जो आता है सामग्री प्रस्तुतिकरण। सामग्री प्रस्तुतिकरण कि अब किसका प्रस्तुतिकरण करता है शिक्षण प्रक्रिया में, सामग्री का प्रस्तुतिकरण करता है। जो भी वो टीचिंग के लिए चीज़ें लाया है, प्रस्तावना लाया है, विकासात्मक प्रश्न लाया है, TLM लाया है, उन सब चीज़ का क्या करेगा, प्रस्तुतिकरण करेगा। सबसे पहले क्या बनाएगा, उद्देश्यों का निर्माण करेगा, उसके बाद सामग्री का प्रस्तुतिकरण करेगा, और लास्ट में क्या करता है शिक्षण प्रक्रिया में, बच्चों का मूल्यांकन करता है, और मूल्यांकन करके क्या करता है, उनकी प्रश्न पुष्टि। मूल्यांकन और प्रश्न पुष्टि, ठीक है ना। मूल्यांकन करता है और ठीक है प्रश्न पुष्टि करता है, फीडबैक लेता है। तो ये शिक्षण प्रक्रिया की 3 चरण है कि सबसे पहले बच्चे शिक्षक क्या करता है, उद्देश्यों का निर्माण करता है, उसके बाद सामग्री का प्रस्तुतिकरण करता है, फिर लास्ट में मूल्यांकन की क्या करता है, प्रश्न पुष्टि करता है। आगे चलते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में क्या चरण है। तो अधिगम की प्रक्रिया में, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम कैसे होता है। शिक्षण की प्रक्रिया तो हमने कर दी, अब शिक्षण क्या कराना है, अधिगम कराना है टीचर को। शिक्षण अधिगम, शिक्षण की तो प्रक्रिया बनाएगा, अधिगम कराने के लिए किसकी प्रक्रिया बनाएगा, शिक्षण की प्रक्रिया बनाएगा। अब अधिगम कैसे कराना है बच्चे को, तो अधिगम कराने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, बच्चे का ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना, अटेंशन होनी चाहिए। फिर दूसरा क्या होता है ध्यान के बाद, प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए बच्चे का, बच्चे चीज़ों का क्या कर सके, प्रत्यय ज्ञान बना सके, प्रत्यक्षीकरण कर सके अमूर्त रूप में। उसके बाद स्मृति में होना चाहिए, वो चीज़ जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे की स्मृति में चला जाए। और लास्ट में क्या होना चाहिए, उसका अभ्यास होना चाहिए, ठीक है ना, अभ्यास होना चाहिए। तो ये क्या होता है, अधिगम की प्रक्रिया के चरण है, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, अभ्यास, ठीक है ना। फिर पुनः, पुनः ध्यान मतलब वापस याद आ जाना चीज़ों का। फिर समस्या समाधान, समस्या समाधान, ये आगे के चरण है। ये आगे हम अलग टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे आपके में। अब ये 4 ये वैसे तो आपको जो ध्यान रखना है अधिगम की प्रक्रिया के जो है ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति और अभ्यास,
इन चीज़ों के माध्यम से क्या होता है, बच्चे को अधिगम होता है। सबसे बच्चे का किसी चीज़ के जानने के लिए अगर उसको अधिगम कराना है तो सबसे पहले उसका अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अटेंशन के बाद उसका परसेप्शन बनना ज़रूरी है उस चीज़ के ऊपर, प्रत्यक्षीकरण बनना ज़रूरी है, प्रत्यय ज्ञान बनना ज़रूरी है, क्योंकि विभिन्न चीज़ हम बताएंगे, उन विभिन्न चीज़ों को संगठित करते हुए बच्चा क्या बनाएगा, प्रत्यक्षीकरण करके परसेप्शन बनाएगा, प्रत्यय ज्ञान बनाएगा। लास्ट में उस चीज़ की क्या, उसमें स्मृति में जाना चाहिए विज्ञान, कि बच्चा भूले नहीं, याद कहाँ से करेगा, स्मृति से। और उसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, अभ्यास कराना से पड़ेगा बच्चे को। अब अगली चीज आती है कि बच्चे को सिखाने के लिए कौन कौन सी रणनीति का उपयोग करें शिक्षण में। तो सीखने की रणनीतियाँ, सीखने की रणनीतियाँ तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली जो रणनीति है वो है रटने की विधि। रटने की विधि, रटने की विधि इसका भी प्रयोग कराता है जब बच्चों को, जिसे कहा जाता है रूट लर्निंग। जब बच्चों को शब्द याद कराए जाते हैं तो वो किसके माध्यम से कराए जाते हैं, रूट लर्निंग के माध्यम से कराए जाते हैं, रटने की विधि के माध्यम से कराए जाते हैं। दूसरी है समझने या समझ आधारित विधि। समझ आधारित विधि ऐसी विधि जो बच्चों को समझने के लिए, जैसे शब्दार्थों को समझने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए जो प्रयोग में ली जाती है, अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए बच्चों को, तो समझ आधारित विधि का प्रयोग लिया जा सकता है। तीसरा समस्या समाधान, समस्या समाधान आधारित विधि। यह गणित में ज़्यादातर प्रयोग ली जाती है कि बच्चों के सामने समस्या समाधान होती है, तो समस्या का समाधान करने के लिए जो प्रयोग में ली जाती है वो कौन सी है, समस्या समाधान आधारित विधि। और जो चौथी आपकी लास्ट विधि है उसे कहा जाता है मॉडलिंग और अनुकरण। बच्चों के सामने मॉडलिंग करना और उनसे क्या कराना, अनुकरण कराना, मॉडलिंग और अनुकरण विधि। ठीक है, जो इन बच्चों को सिखाने के लिए प्रयोग में ली जा सकती है। 1 से 5 तक में शिक्षण की रणनीति, सबसे पहले रटने की विधि, रूट लर्निंग, समझ आधारित विधि, ठीक है ना, समस्या समाधान आधारित विधि, और लास्ट में मॉडलिंग और अनुकरण पर आधारित जो विधि होंगी वो। इसके बाद कि बच्चे और किस तरीके से सीख सकते हैं, सामाजिक गतिविधियों के रूप से सीखना। किसके माध्यम से सीख सकते हैं, कि सामाजिक जो गतिविधियां हो रही हैं बच्चों के जीवन में, उनके माध्यम से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, के रूप में सीखना, सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना। इसमें सहयोगात्मक सीखना कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सहयोगात्मक, बच्चे सहयोग करके सीखते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं, सांस्कृतिक संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में। और तीसरा भाषा का उपयोग या भाषा का उपयोग करके, कि बच्चों को सामाजिक रूप की गतिविधियों में सिखाना है तो एक तो सहयोगात्मक, बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके सीखे, दूसरा सांस्कृतिक, उनकी संस्कृति या कल्चर जो उनके बारे में बताते हैं उस कल्चर के संदर्भ में, और दूसरा उनकी भाषा का उपयोग करके अगर हम किसी चीज़ को बता रहे हैं तो उस संदर्भ में, उस संदर्भ में। अब ये सीखने का सामाजिक संदर्भ क्यों है, ये जानते हैं कि सीखने का जो संदर्भ है वो सामाजिक क्यों रखा, तो इसको जानते हैं कि सीखने का सामाजिक संदर्भ, सीखने का सामाजिक, सीखने का सामाजिक संदर्भ, सीखने का सामाजिक संदर्भ, कि परिवार का प्रभाव, बच्चे के जीवन में परिवार का प्रभाव होता है, इस वजह से रखा जा रहा है, परिवार का प्रभाव होता है बच्चे पर। दूसरा विद्यालय और शिक्षक का, और शिक्षक का। और तीसरा जो है वो सामाजिक और आर्थिक कारक भी होते हैं। आर्थिक कारक में गरीब अमीर, ठीक है ना, सामाजिक और आर्थिक कारक। सीखने का सामाजिक संदर्भ इसलिए है कि सीखना एक सामाजिक संदर्भ भी होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट भी हो सकता है,
कि परिवार का प्रभाव भी हो सकता है सीखने पर। बच्चे के सीखने पर परिवार का भी प्रभाव हो सकता है कि परिवार क्या प्रभाव रख रहा है बच्चे पर। विद्यालय और शिक्षक का प्रभाव भी हो सकता है कि विद्यालय और शिक्षक उस बच्चे को किस अनुरूप सिखाता है। और लास्ट में सामाजिक और आर्थिक कारक भी हो सकते हैं, उसका समाज भी तथा उसकी आर्थिक कारक भी उसके सीखने में क्या कर सकते हैं, बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, अच्छी तरह से सिखा भी सकते हैं। धन्यवाद। आपका ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है।